गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता मैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर ही जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन है वो सारी टिकी हुई है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के बारे में बड़ा गहराई से जाकर उसका निचोड़ निकाल के उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स ना सिर्फ इस चैप्टर के अंदर बल्कि थर्ड चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में भी आप लोग के पास आएगा, तो वहां हम लोग को समझना जरूरी है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग को पता, मैं वर्ड टू वर्ड हर चीज को समझाता हूं। पहले इलेक्ट्रिक का तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होगा या इलेक्ट्रिक चार्ज से मीनिंग होगा इसका, उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं पहले बात कर रहा हूं फ्लक्स के बारे में। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? बेटा देखिए, आप अपने घर पे बैठे हो, ठीक है, और आप एक खिड़की के पास बैठे हो। जैसे ही आपने खिड़की को खोला तो आपके फेस पे आके हवा लगी। उस खिड़की के अंदर से हवा का आना वो क्या है? विंड फ्लक्स है। उसको हम क्या बोलेंगे? विंड फ्लक्स। हवा का आना विंड फ्लक्स होगा। किसी भी एरिया में से किसी भी चीज का पास आउट होना उसको बोलते हैं फ्लक्स। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक पाइप है और पाइप से पानी बाहर आ रहा है, तो पाइप के सरफेस एरिया के अंदर से, जो पाइप का होल है उसके सरफेस एरिया में से जितना पानी बाहर आ रहा है वो क्या है? वाटर फ्लक्स है वो, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा सपोज करिए कि एक कोई बॉक्स है, कोई भी क्यूब है, उस क्यूब के अंदर चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है। टॉपिक की खूबसूरती देखिए आप, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक, आपको इसको समझने की कोशिश करिए। एक आपके पास कोई बॉक्स है, क्यूब है, उस क्यूब के अंदर चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है जो कि स्टैटिक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और उसके सेंटर में पड़ा हुआ है। चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उससे बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल के कारण फील्ड लाइन बाहर जाएगी, तो वो उसके जो वॉल्स होगी, जो क्यूब की वॉल्स होगी, जो उसके फेस होंगे, वहां से बाहर निकलेगी, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं बेटा एक फेस, ये मेरे पास कोई क्यूब का फेस है, इस फेस में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, ठीक है बेटा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। बच्चे देखिए, फिजिक्स के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जहां हमें एरिया को एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की तरह यूज करना पड़ेगा, और वहां हम एरिया को क्या बोलेंगे? एरियल वेक्टर। एरिया वेक्टर नहीं, एरियल वेक्टर। एरियल वेक्टर का मीनिंग बेटा क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने ये सरफेस एरिया ले लिया, पर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये मैंने जो एरिया लिया, मैंने थोड़ा टिल्ट लिया है, ऐसे होना चाहिए था एरिया, मैंने ऐसे थोड़ा टिल्ट लिया एरिया को, ठीक है। तो जो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा वो कैसे बनेगा? मान लीजिए यहां बना, ठीक है, वो मेरे पास क्या हो गया? ds वेक्टर होगा, क्योंकि मैंने स्मॉल एरिया लिया है, पूरा एरिया नहीं लिया मैंने, स्मॉल एरिया लिया है। कितना बनेगा? ds, ठीक है। बेटा एक बात सोचो आप लोग, मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन का किसी एरिया में से बाहर आना। जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया और विंड का एग्जांपल लिया, पर देखिए बेटा, वाटर जब पाइप के सरफेस में से बाहर निकलता है, वो वहां से परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है। सर आप तो कहोगे नहीं, आप लोग कहोगे कि पानी तो सर ऐसे प्रोजेक्टाइल ही चला जाता है, पर बेटा जब निकल रहा है उस पॉइंट पर, उस पॉइंट से तो वो कैसे निकल रहा है? परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है। और खिड़की में से जो हवा आई वो भी हमारे पास परपेंडिकुलरली आई है। तो हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलरली, मतलब ये मेरे पास एरिया, ये उसका एरिया वेक्टर, और फील्ड लाइन इस एरिया वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए। फील्ड लाइन इस एरिया वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन के, ठीक है।
पर यहां हमारे पास इसके अलोंग नहीं है, दोनों के बीच में क्या है बेटा, एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। पर हमें एक बात और पता है कि हमने +1 में सीखा है सर कि ds का थीटा की तरफ कंपोनेंट बेटा क्या बनेगा, ds cos थीटा बनेगा, ठीक है। और फिर सर आपने ds cos थीटा तो बता दिया कि ये ऐसे था कि ये था एरिया, ये इसकी परपेंडिकुलरली इसकी डायरेक्शन होगी और ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है। और एरिया हमने थोड़ा टिल्ट लिया हुआ है, तो थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट तो कोस वाला हो गया, ये तो साथ आ गए इसके, कोस थीटा वाला कंपोनेंट बन गया। साइन वाला कहां जाएगा बेटा, साइन वाला कंपोनेंट तो इधर जाएगा। क्या वो एरिया में से पास आउट हो रहा है, साइन वाला कंपोनेंट तो पास आउट हो ही नहीं रहा है। सिर्फ अधूरी बातें नहीं छोड़नी के कोस वाला क्यों ले लिया सर, साइन वाला क्यों नहीं लिया बेटा। देखिए कोस वाला तो थीटा की तरफ बन गया और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर वाला तो सरफेस के अलोंग हुआ। क्या वो सरफेस में से पास आउट हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या वो फ्लक्स में काम करेगा, नहीं करेगा, तो मैंने साइन वाले कंपोनेंट को नहीं लिया, ठीक है। ई वेक्टर तो मेरे पास ये था ही क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, और ds cos थीटा आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज बेटा क्या है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितने एरिया कंपोनेंट में से बाहर आ रही है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने एरिया में से बाहर आ रही है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों ले रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। कि बोल तो आप रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लिख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो आप गलत करवा रहे हो। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्राउडनेस ही तो होती है। मैंने बताई थी आपको, टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था आप लोगों के पास, मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मोर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फील्ड इंटेंसिटी है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो है, उनकी क्राउडनेस ही तो है। ज्यादा होगी क्राउडनेस तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कम होगी तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू ds cos थीटा। यही बात है ना। जैसे मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर एरिया में से 5 फील्ड लाइन बाहर आ रही है, तो हम कैसे निकालेंगे फ्लक्स, 2 × 5 10 फ्लक्स है, ठीक है। और 3 मीटर स्क्वायर एरिया में से 10 फील्ड लाइन बाहर आ रही है, तो 3 × 10 30 लिखेंगे। इसी तरह से ds cos थीटा में से E फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रही है, तो हम कैसे लिखेंगे, E ds cos थीटा, ठीक है बेटा। ये हमारे पास होगी फ्लक्स के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अब अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो, क्योंकि एग्जाम में तो हम डेफिनेशन लिख के आएंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं डेफिनेशन, या थोड़ी और इजी बना के डेफिनेशन को मैं लिखता हूं। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स is defined as the number of electric field lines passing through an area held perpendicular to field lines। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, आप लोग साथ साथ नोट कर लेना। इट इज डिनोटेड बाय पाई ई।
ये फाई का सिंबल है, उसके पैर में ई, ठीक है। मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरियल वेक्टर ठीक है। एरियल वेक्टर आप लोग क्या लिखोगे, ठीक है। इन सम फिजिक्स प्रॉब्लम्स वी कैन यूज द एरिया as a vector in which we can consider the direction of that area is perpendicular to its surface। उसके सरफेस के हम लोग परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, सो पाई ई हमारे पास बेटा क्या देगा, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये हमारे पास एक्चुअल फॉर्म है किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। या मैं क्या लिख सकता हूं, ई एस कोस थीटा। हियर ई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी और एस इज सरफेस एरिया, ठीक है। अभी आप लोग कहोगे सर जी अभी तो आपने ये कहा था हमें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग के पास कितना आएगा, ई डी एस कोस थीटा, ये आएगा। अभी आप कुछ और ही लिख रहे हो बेटा, ये यही है। देखिए बेटा, ये मैंने स्मॉल सरफेस एरिया में से लिया है, तो मेरे पास क्या आएगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और क्या है मेरे पास, ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर रहा हूं सिर्फ सरफेस एरिया के लिए, तो बेटा फ्लक्स तो हो जाएगा कंप्लीट फ्लक्स, ई और कोस थीटा आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन होगा सरफेस एरिया का। इंटीग्रेशन से डेरिवेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, ई एस कोस थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, ठीक है। कोई भी रट्टाफिकेशन, कुछ भी जुगाड़मेंट करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज टॉपिक को समझो, जो उसका कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट वाइज समझो। टॉपिक के निचोड़ में अगर जाओगे तो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जो हमारे नेचुरल एग्जाम्पल होते हैं, सारी की सारी फिजिक्स नेचर से तो आई है, नेचुरल एग्जाम्पल से समझिए, विंड फ्लक्स से और वाटर फ्लक्स से, और भी आप लोग एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, वो है गॉस थ्योरम। आप जितनी भी लाइफ में फिजिक्स पढ़ोगे या जितनी भी आप फिजिक्स पढ़कर आए हो, उस फिजिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम भी है। गॉस थ्योरम फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और एग्जाम ओरिएंटेड भी है, इसकी एप्लीकेशन एग्जाम के अंदर आती है। देखिए बेटा क्या है गॉस थ्योरम, सिंपल सी एक डेफिनेशन है गॉस थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट है, उसको हम उसको प्रूव करेंगे और उसी स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग वर्क करते हुए इसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए बेटा सबसे पहले समझते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। बेटा स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस इज always equal to 1 by epsilon times the charge enclosed within the surface, या सरफेस या किसी वॉल्यूम के अंदर पड़ा हुआ है। तो सर नहीं समझ में आई, ये तो नई सी टॉपिक है, नई सी डेफिनेशन है, क्या सरफेस इंटीग्रल, समझ नहीं आई कोई भी बात। अब आप लोगों को समझ में आएगी, ध्यान से देखिए जो मैं कह रहा हूं। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहां इंटीग्रेशन हो रहा है, किसके लोग हो रहा है, सरफेस के लोग हो रहा है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही है ना।
सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस। बात आई समझ? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। यही बात बताई थी। अब पढ़िए डेफिनेशन, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगी। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस, ओवर अ क्लोज सरफेस is always equal to 1/epsilon times the charge enclosed within the surface। आसान है ना डेफिनेशन? देखिए आप चीजों को पॉइंट टू पॉइंट समझिए, एक एक वर्ड टू वर्ड चीजों को समझिए। हर चीज फिजिक्स के अंदर आसान है बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हमें डेफिनेशन यहां तक मैं मानता हूं आप लोगों को समझ में आ गई डेफिनेशन। अब हमें देखिए सर, हम क्यों माने कि ऐसा कुछ होता है? हम क्यों माने ऐसा कुछ होता है? चलो बुक में लिखा हुआ फिर भी हम नहीं मानते ऐसा कुछ होता है, समझाओ कि ऐसा ही है। चलिए देखते हैं, चलिए समझते इस बात को। बात हो रही थी कि किसी सरफेस के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो मैंने मान लिया एक स्फीरिकल सरफेस, क्योंकि सिमेट्रिकल मानना होता है। हमने एक स्फीरिकल सरफेस मान लिया, उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पड़ा है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होगी, तो मैंने डायरेक्शन दे दी, ई की डायरेक्शन दे दी रेडियली आउटवर्ड। एक स्मॉल सरफेस एरिया मान लिया मैंने ds, उसकी बेटा डायरेक्शन कैसी होगी? क्योंकि यहाँ ds क्या है? एरियल वेक्टर है, तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? परपेंडिकुलर टू द एरिया। और इसकी जब परपेंडिकुलर आएगी, क्योंकि ये ds कैसा है बेटा? ये एक ऐसा कर्व्ड सरफेस है ना, उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन आएगी तो कैसे आएगी? रेडियली तो आएगी, है ना, रेडियस के लॉन्ग भी तो आएगी। तो रेडियस के लॉन्ग हमारे पास एक परपेंडिकुलरली क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर देते हैं चीजों को। आप लोग रिटर्न करने वाला बात लिख लेना, लिखिए लेट अस कंसीडर अ स्फीरिकल सरफेस अनक्लोज्ड, a charge q held at its center having radius r। ठीक है, as shown in figure। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ हम लोग कर रहे हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले देखिए बेटा, दोनों वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट है बीच में, तो पहले हम क्या करेंगे? इसको E ds cos थीटा लिख देंगे। ठीक है, E ds cos थीटा लिख देंगे। इंटीग्रेशन है क्लोज सरफेस के लिए। सारी चीजें जैसी की जैसी वैसे की वैसा लिख देना। हमें अपनी तरफ से फिजिक्स में कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ होता है। देखिए बेटा, ds और E के बीच में एंगल कितना है? सर कुछ भी एंगल नहीं है। कुछ भी एंगल क्या नहीं होता? जीरो। जीरो मतलब थीटा हमारे पास कितना है? कुछ भी नहीं, मतलब 0 डिग्री। ठीक है, सो जो हमारे पास E ds का सरफेस इंटीग्रल है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? E ds cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है? सर 1 होता है। cos 0 होता है 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? E ds, क्योंकि cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी, यहां तक हम लोग को बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए बेटा, इस r डिस्टेंस के लिए q के कारण फील्ड कितनी होगी? बट E को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/4πε0 q/r। ये तो लिख सकता हूं 1/4πε0 q/r। वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? E ds का डॉट प्रोडक्ट के इक्वल जो चल रहा है यहां ही पुट करना है मुझे। वैल्यू पुट कर दिया 1/4πε0 q/r और ds। ठीक है बेटा, यही होगा ना? r स्क्वायर होगा, पोटेंशियल नहीं है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो हमारे पास क्या होगा? r स्क्वायर। ठीक है, चलिए जो कांस्टेंट है उन सभी को बाहर निकाल दो, तो मेरे पास 1/4πε0
क्यू बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएंगे और जो अंदर बचेगा वो बचेगा सिर्फ ds का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? जोड़ना। अब आप ऐसे ऐसे स्मॉल सरफेस एरिया को जोड़कर अगर आप एक पूरा स्फीयर बना लोगे तो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन स्फीयर, जो दिया हुआ स्फीयर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा कितना? 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू, किसके बराबर है? एडीएस के। ठीक है, सो मेरे पास किसके बराबर आ गया? 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। क्या हमें यही प्रूव नहीं करना था? करते करते हमने क्वेश्चन को ही प्रूव कर दिया, यही तो प्रूव करना था। ईडीएस का डॉट प्रोडक्ट क्लोज सरफेस के लिए कितना होना चाहिए? 1/एप्सिलॉन इंटू चार्ज एनक्लोज। ठीक है, जहां ई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डीएस क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्लोज सरफेस एरिया के लिए। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और क्यू क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड। अगर किसी और मीडियम की बात हो रही होगी, ठीक है, जैसे मतलब मान लिया हम वाटर के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वहां एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? वहां परमिटिविटी वाटर की आ जाएगी। दैट्स द पॉइंट। ओके, थैंक यू।